हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को। देखें क्या क्या न्यूज़ आई हैं आज आपके लिए याद करने के लिए। देखिए, सबसे पहले बच्चे एक एग्रीमेंट याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में पहली बार इस फील्ड में कोई एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। भारत और अमेरिका के साथ में सहयोग के तहत क्या हुआ है, पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र बनेगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर यहाँ पे बनाए जाएंगे, सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर यहाँ पे किया जाएगा और इस तरीके का प्लांट जो है अमेरिका के सहयोग से भारत में बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक नया एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत अमेरिका हमारी हेल्प करेगा यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है भारत जो है ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो यहाँ से बनाए जाएंगे, यानी कि जो आपके सिलिकॉन की चिप बनाए जाएंगे, उसका इस्तेमाल सिर्फ किस में करेगा, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा में करेगा। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है आपका इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। ये जितनी भी चिप्स यहाँ से बनेंगे उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपका नेशनल सिक्योरिटी में किया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आपके जो पर्सनल फ़ोन है, आपका जो पर्सनल लैपटॉप है, यहाँ पर किया जाएगा उसका इस्तेमाल। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इन सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो आपके सैन्य हार्डवेयर हैं, ठीक है, आर्मी के जो आपके हार्डवेयर हैं या फिर अगली पीढ़ी के जो दूरसंचार है, यानी कि जो अभी नया टेलीकम्युनिकेशन का जो नई जनरेशन के आपके वो आने वाले हैं, उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। उसके बाद क्या है कि अभी तो बच्चे ये एग्रीमेंट से हुआ है। इससे पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी ना कि क्वाड शिखर सम्मेलन में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी गए थे। जो बाइडेन के जो अमेरिका के हैं राष्ट्रपति, वो भी थे ना। तो उसी दौरान जो है इस पर आपकी बातचीत हुई है। तो फिलहाल तो अभी आपका एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, जब ये आपका निर्माण हो गया, संयंत्र कहाँ पर बनेगा, कौन से स्टेट में बनेगा, ठीक है, अभी इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, इसकी कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि ये जो आपका संयंत्र बनेगा इसका नाम है शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा, शक्ति नाम का जो है आपका ये एक फैब्रिकेशन होगा, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन होगा। ठीक है, जहाँ पर कि आपके सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे आपका किस किस चीज़ के सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे आपका गैलियम नाइट्राइड है, ठीक है, आपका सिलिकॉन कार्बाइड है। इनके सेमीकंडक्टर के उत्पादन पे जो है आपका ध्यान केंद्रित किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। उसके बाद है यह जो आपका फैब्रिकेशन होगा, ये ना केवल भारत का पहला बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दुनिया का पहला मल्टी मटेरियल फैब बन गया है। ठीक है, तो पहले तो फैब्रिकेशन का मैंने आपको पहले भी मतलब समझाया था कि जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन शब्द कहीं पे देखते हैं ना, उसका मतलब है कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाने की बात हो रही है, मैन्युफैक्चर किए जाने की बात हो रही है। ठीक है, तो आसान सा है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का मतलब है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूएस के साथ में आपका एग्रीमेंट हुआ है, इतना बच्चे याद रखिएगा। बाकी बच्चे अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो आप लोग जो है 12th करके तो आए हैं। ठीक है, 11th और 12th में जो है आप लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिन्हें हम अर्धचालक कहते हैं ना, वो आपका हिंदी में अर्धचालक कहा जाता है, इंग्लिश में जो आपका सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, इनके अंदर जो आपकी चिप्स लगी होती है, जो माइक्रो चिप्स होती हैं, उनको बनाने में किया जाता है ना। एक आपको प्रश्न आता है कि जो आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली वो क्या है आपका, वो एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो ये आपको पता है। बाकी सेमीकंडक्टर की अगर बनने की प्रोसेस आप लोग देखेंगे तो बच्चे ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। आपने डोपिंग का नाम सुना होगा ना, डोपिंग हमने जो है 11th-12th में पढ़ा था। तो डोपिंग प्रोसेस होती है इसमें आपकी एचिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इससे जो है आपका क्या होता है कि सेमीकंडक्टर तैयार किया जाता है और फाइनली जो है आपका वो एक माइक्रोचिप बनती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है और इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी हमारे लिए क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगली जो आपकी न्यूज़ है, मुझे लगता है आप लोग जो है पहली बार इस दिन के बारे में पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट डे है बच्चे, इस डे को कहा जा रहा है आपका हाइफा दिवस। हाइफा दिवस जो है अभी आपका नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में से मनाया गया 23 सितंबर को। 23 सितंबर को जो है आपका मनाया जाता है हाइफा दिवस। अब हाइफा दिवस क्यों मनाया जाता है? हाइफा दिवस जो है आपका मनाया जाता है हाइफा की लड़ाई के लिए। ठीक है, एक बैटल ऑफ हाइफा हुई थी, उसमें जो शहीद हुए थे लोग, उनको सम्मान देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हाइफा दिवस आप लोग जब पहली बार सुन रहे हैं तो इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा जानते हैं कि 23 सितंबर को आखिर क्या हुआ था हमारे इतिहास में कि हम जो है इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इस दिन को जो यहाँ पे मार्टियर थे, जो सम्मानित थे, जो आपके शहीद थे, सॉरी, उनको सम्मान देने के लिए जो है ये दिन आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो हाइफा दिवस के बारे में आपको बताऊँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हाइफा दिवस बच्चे क्या हुआ था 1918 में, 1918 का जो वर्ष है वो आपका प्रथम विश्व युद्ध का दौरान का वर्ष है, इस साल में जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो 1918 में
जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, रणनीतिक जलमार्गों को सुरक्षित करने के बाद ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों ने बंदरगाह शहर है, शहर का नाम है हाइफा, ठीक है। बेसिकली हाइफा जो है एक शहर का नाम है जो कि इजराइल का एक कंट्री, ठीक है, इजराइल का जो है आपको एक पोर्ट सिटी है। तो इस हाइफा शहर को आज़ाद करवाया था, ठीक है। तो हाइफा शहर को किससे आज़ाद करवाया गया था? यहाँ पे बच्चों ओटोमन अंपायर यानी कि तुर्कियों का शासन था यहाँ पे, ठीक है। तो तुर्कियों के शासन से लगभग 400 से ज़्यादा साल यहाँ पे हो गए थे कि तुर्कियों का यहाँ पे शासन था, तो तुर्कियों से जो है इसे मुक्त कराया था, ठीक है। अब आई होप आपके दिमाग में थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री घुस गई होगी। 1918 का साल था, 1918 का साल है, ठीक है। भारत में जो है ब्रिटिश शासन है और ब्रिटेन की जो सेना है उसमें अधिकतर जो है भारतीय सैनिक है, ठीक है। तो जब ब्रिटेन की सेना जो है वो जाती है, आक्रमण करती है अपने जो उसके जो दुश्मन देश हैं उसके साथ में जब आक्रमण करती है, तो obvious सी बात है कि सेना में भारतीय लोग भी हैं, तो जब शहीद हुए होंगे तो भारतीय लोग भी शहीद हुए होंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में बच्चे जो आपका बैटल ऑफ हाइफा है, ये इसमें आपके क्या क्या है यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ, वैसे आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो आपकी बैटल ऑफ हाइफा है, यहाँ पे किस किस ने हिस्सा लिया था? यहाँ पे जो ब्रिटेन की 15th इंपीरियल कैवलरी थी, ठीक है, वो थी। उसके अलावा इंडियन आर्मी की तरफ से जो है आपका रेजिमेंट ऑफ हैदराबाद के सैनिक थे यहाँ पे, ठीक है, मैसूर के सैनिक थे, जोधपुर लांसर के यहाँ पे सैनिक थे, ठीक है। तो इन सभी ने जो है मिलकर के बैटल ऑफ हाइफा लड़ी थी। और जो ये हाइफा नाम की जगह है, कहाँ पे? इजराइल में। इस जगह को जो है आपका तुर्कियों के शासन से मुक्त करवाया था, ठीक है। तो इस दिन ये हुआ था 23 सितंबर को, इसीलिए भारत में जो है आपका इस साल जो है आपका 23 सितंबर को क्या मनाया गया? हाइफा डे मनाया गया, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरीके से जो है आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कभी क्या होता है बच्चे की ये चीज़ें ऐसा नहीं कि पहली बार बनाया गया है, पहले भी बनाया गया है, लेकिन जब इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ में बनाई जाती है, तब जो है उसकी न्यूज़ बनती है। और जब न्यूज़ बनती है तो obvious सी बात है, अगर हम न्यूज़ देख रहे हैं तो आपका एग्जामिनर भी न्यूज़ देख रहा है ना, तो वो आपका एग्जाम में आने लायक भी होते हैं। तो हाइफा डे को याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक शब्द आया है आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट। वैसे तो आपका कोई भी आरआरबी का सिलेबस हो, वहाँ पे वर्ड की हिस्ट्री के बारे में नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी सिलेबस में ना, लेकिन फिर भी बच्चे वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड जो है, दो ऐसी घटनाएं हैं, वो अगर कहीं सिलेबस में नहीं भी लिखी हुई ना, तो उसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए, वहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपकी हुई थी, ठीक है। और बेसिक सी चीज़ें बताऊँगी जो आपको याद रखनी है, ठीक है, बेसिक सी चीज़ें बताऊँगी बच्चे। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है, जिसे महान युद्ध भी कहा जाता है, जिसे ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, ये 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था, ठीक है, याद रहेगा इतना, 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध जो है दो शक्तियों के बीच में, यानी कि दो ग्रुप्स थे, एक में आपका बहुत सारी कंट्री, दूसरे में आपकी बहुत सारी कंट्री, तो दो ग्रुप के बीच में आपका ये लड़ाई गया था। पहला जो ग्रुप है उसे मित्र शक्ति कहते थे, मित्र राष्ट्र कहते थे, और दूसरा जो है वो आपका सेंट्रल पावर यानी कि केंद्रीय शक्ति उन्हें कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न आता है कि कौन से ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है, कौन से ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो अगर हम मित्र राष्ट्रों की बात करें तो मित्र राष्ट्रों के मुख्य सदस्य कौन से थे, जैसे कि फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये जो है आपके मित्र राष्ट्र में थे। 1917 के बाद, 1917 के बाद जो है यूएसए ने युद्ध लड़ा था। ये भी बच्चे आपका जीएस का क्वेश्चन है कि यूएसए के द्वारा जो पहला विश्व युद्ध था उसमें हिस्सा कब लिया गया। तो ये युद्ध तो आपको 1914 से चल रहा है, लेकिन यूएसए ने इस युद्ध में एंटर किया था 1917 में, 1917 में। तो 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी ये युद्ध लड़ा था। किसकी तरफ से लड़ा था? मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा था, ठीक है। अगर आप ये नक्शे में देखेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपको बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर के जो कंट्रीज हैं, ये हो गया आपका फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके मित्र राष्ट्र हैं। और जो आपके वायलेट कलर के आपको कंट्रीज दिख रही हैं, ये सारी की सारी जो है आपकी सेंट्रल पावर्स है, ठीक है। बाकी जिनमें थोड़ा सा आपको ग्रे कलर दिख रहा है, स्पेन हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये कंट्री वो है जिन्होंने कि युद्ध में भाग नहीं लिया था, मतलब ना ही ये आपके मित्र राष्ट्र की तरफ से, ना ही आपके सेंट्रल पावर की तरफ थे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ब्रिटेन किसकी तरफ था, क्योंकि भारतीयों ने किसकी तरफ से लड़ा है? भारतीयों ने लड़ा है आपका ब्रिटेन की तरफ से, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्रों की पाली में था, ठीक है, यहाँ से जो है इसने युद्ध लड़ा है। तो ब्रिटेन और यूएसए जो है आपका दोनों साथ में थे। और सबसे वैसी बात है इसमें कि अमेरिका और रसिया भी जो है आपका साथ में था, ठीक है। आज तो आप लोग देखते हैं दोनों बिल्कुल ही अपोजिट धुरे पे दोनों के दोनों खड़े हो रखे हैं, लेकिन उस समय जो है दोनों ने साथ मिल करके ये युद्ध लड़ा था, ठीक है। दूसरी ग्रुप की हम बात करें
दूसरे ग्रुप में आते हैं आपके सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में बचे आपका जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, ऑटोमन एम्पायर हो गया यानी कि आपका तुर्की वाला एरिया है ना, तुर्की वाला एरिया हो गया, बुल्गारिया हो गया। दूसरी में आपकी ये थे, ठीक है। तो दूसरी वाली में सिर्फ एक ही आपकी सारी बहुत बड़ी पावर है, वो है आपके जर्मनी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि दो ग्रुप थे यहाँ पे, कब ये युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है, और कब जो है आपका युद्ध खत्म हुआ था। अमेरिका ने इसमें कम एंटर किया था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना बच्चे। चलिए अगली न्यूज़ अवार्ड से रिलेटेड है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से रिलेटेड है। हाल ही में क्या हुआ है, आप लोगों ने चिरंजीवी गारू का नाम तो सुना होगा, दक्षिण भारत के बहुत फेमस एक्टर हैं, चिरंजीवी का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ने अभिनेता चिरंजीवी को भारतीय फिल्म उद्योग के में सबसे सफल स्टार के रूप में सम्मानित किया है, ठीक है। अब इन्हें एक टाइटल दिया गया है, टाइटल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इन्हें जो आपका टाइटल दिया गया है, ऑनर्ड विद द मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार इन इंडियन फिल्म हिस्ट्री एक्टर डांसर, ठीक है। ये जो है बच्चे आपका टाइटल दिया गया है, और किसने दिया है, ये जो है इन्हें दिया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा, ठीक है। क्योंकि क्या है ना बच्चे, एक अभिनेता के तौर पे जब आप अभिनय करते हैं तो सिर्फ अभिनय ही नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्टर जो है डांस भी करता है ना, और बहुत सारे ऐसे एक्टर होते हैं कि अपनी एक्टिंग के अलावा अपने डांस के लिए भी जाने जाते हैं। तो वैसे ही जो है आपके चिरंजीवी हैं, जिन्हें कि उनकी एक्टिंग के अलावा उनके डांस के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे गाने किए और बहुत सारे गानों में बहुत सारा डांस किया। तो इस परफॉर्मेंस के लिए, इनके इस योगदान के लिए इन्हें जो है आपका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा ये टाइटल से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बाकी बच्चे ये जो आपका पूरा का पूरा सेरेमनी हुआ था गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का, ये इवेंट हुआ था आपका हैदराबाद में, ठीक है। और हैदराबाद में चिरंजीवी को ये जो है आपका पुरस्कार दिया गया, टाइटल इन्हें जो है आपका दिया गया, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा और इनको जो टाइटल दिया गया है वो भी याद रखिएगा, और किसने दिया है वो याद रखिएगा। बाकी चिरंजीवी जो है इस न्यूज़ के कारण तो आपकी चर्चाओं में है, उससे पहले किसी और न्यूज़ के कारण चर्चाओं में थे। 2024 में हमने 2024 की शुरुआत में पढ़ा था, जब हमारे देश के सबसे बड़े जो पुरस्कार थे, नागरिक सम्मान, वो दिए गए थे। पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, है ना। तो इसके हम विनर हमेशा याद करते हैं, ठीक है, खास करके पद्म विभूषण हम लोग याद करते हैं। तो पद्म विभूषण में बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपको याद है, कि चिरंजीवी को 2024 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, ठीक है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था, ठीक है। तो दो वजह से जो है 2024 में चिरंजीवी का नाम करंट में है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि इन्हें सिर्फ पद्म भूषण नहीं मिला हुआ है, इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है, और वो मिला था इन्हें 2006 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब जब हम पद्म भूषण की बात कर ही रहे हैं बच्चे, तो 2024 में जिन जिन व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है उनके नाम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इनका नाम तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके नाम भी ऑटोमेटिकली आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपका पद्म विभूषण याद रखिएगा, 5 लोगों को दिए गए हैं। पद्म भूषण जो है 17 लोगों को दिए गए हैं। पद्मश्री जो है 110 लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। नंबर्स हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके ये जो आपका नंबर है ना पद्मश्री वाला, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कितने लोगों को दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि हर व्यक्ति का नाम तो आप लोग याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पद्मश्री बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए नंबर्स याद रखिएगा कि पद्मश्री जो है 110 लोगों को मिला है, ठीक है। अब याद करते हैं पद्म विभूषण वाले लोगों को, जिनको कि इस साल 2024 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया है। विजयंतीमाला बाली हैं, ठीक है, आपके के चिरंजीवी हैं, एम वेंकैया नायडू हैं, बिंदेश्वर पाठक जी हैं जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, और पद्मा सुब्रमण्यम है, ठीक है। तो ये वो आपके 5 लोग थे जिन्हें कि 2024 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, ठीक है। बाकी इस बार भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। भारत रत्न जो है आपका 5 लोगों को दिया गया है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, उससे तो पक्का आपका क्या आएगा, एक प्रश्न आएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी आपकी हो गई, इससे रिलेटेड जो आपका दूसरा करंट था वो भी आपका हो गया। चलिए अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है बच्चे आपकी एक अवार्ड ही कहेंगे, ब्यूटी पेजेंट है, आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, मिस यूनिवर्स का नाम है ना। तो मिस यूनिवर्स नहीं है, लेकिन मिस यूनिवर्स में भारत को जो रिप्रेजेंट करेंगी वो महिला हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। तो एक पहले आपका टाइटल होता है, भारत में इसे कहते हैं मिस यूनिवर्स पेजेंट 73rd मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया, सॉरी मिस यूनिवर्स इंडिया। तो अब ये मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है जब मिस यूनिवर्स वाला जो आपका पेजेंट होगा वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कौन बनी है, नाम याद रखिएगा, इनका नाम है रिया सिंह, ठीक है। रिया सिंघा इनका नाम है, गुजरात के ही हैं, और इन्हें जो है 2024 का मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनाया गया है। अगर हम इस सेरेमनी की बात करें तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है, मैक्सिको सिटी में आयोजित की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी बच्चे आपका क्या है,
थोड़ा सा इसका स्ट्रैटेजी भी याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स हमने बहुत बार नहीं जीता है, ठीक है, इंडिया के लोगों ने, इंडिया की महिलाओं ने बहुत बार नहीं जीता है, तो तीन हमने जीते हैं, तो तीनों का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले जो मिस यूनिवर्स का टाइटल हमने जीता था, सुष्मिता सेन ने जीता था हमारे लिए 1994 में, 1994 में। उसके बाद बच्चे लारा दत्ता ने दूसरी बार जीता था 2000 में, और उसके बाद जो है अभी जो लेटेस्ट जीता है वो हरनाज संधू ने जीता है 2021 में, ठीक है। तो 3 ही बार जो है अभी भारतीय महिलाओं ने मिस यूनिवर्स का जो पीजेंट है वो जीता है। और उससे पहले जो है आपका उससे अभी जो है आपकी रिया सिंघा जीती हैं। जमाल सर बीच बीच में आते परेशान करने के लिए, ठीक है, जब इनकी क्लास होगी ना आप लोग भी इन्हें परेशान किया कीजिए। अगला भी आपका एक पीजेंट है ध्रुवी पटेल, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, वो भी आपका बच्चे पीजेंट था, ब्यूटी पीजेंट था। उसकी थोड़ी सी क्या क्या कह सकते हैं उसे, उसकी थोड़ी सी अहमियत ज़्यादा है ना। आपको पता है कि 2 ब्यूटी पीजेंट बहुत ज़्यादा फेमस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिस यूनिवर्स है आपका और एक आपका मिस वर्ल्ड है ना। तो मिस वर्ल्ड तो नहीं है, मिस यूनिवर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा रिया सिंघा को। बाकी बच्चे यहाँ पे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। अब ये जो आपका पीजेंट है ये इसमें कौन हिस्सा लेता है, इसमें वो महिलाएं हिस्सा लेती हैं जो कि भारत की तो होती हैं लेकिन भारत में नहीं रहती हैं, ठीक है। तो भारत से बाहर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए आपका करवाया जाता है। इसका नाम है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 में ये किसने जीता है, ध्रुवी पटेल बच्चे इनका नाम है, इन्होंने ये आपका प्रतियोगिता अपने नाम किया, ठीक है। सिर्फ नाम याद रखिएगा। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का मतलब है कि जो भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है, भारत के बाहर जो आपके लोग रहते हैं उनके लिए जो है आपका मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड होता है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे वो अगेन आपका क्वाड से ही रिलेटेड है। ये न्यूज़ तो अभी तक आपकी याद ही होगी, कल ही मैंने आपको बताया था कि क्वाड का जो सम्मेलन है अमेरिका होस्ट कर रहा है, वहाँ पे जो हमारे क्वाड के जो कंट्रीज़ है 4 कंट्रीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे हिस्सा लिया गया है। अब यहाँ पे एक आपकी नई चीज़ निकल करके आई है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और इसका संबंध भारत से है तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल, इसका नाम है मैत्री, ठीक है। तो ये जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, 4 देश हैं, इन क्वाड कंट्रीज़ को जो लीडर है इन्होंने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि क्या होगा कि चारों देश मिलकर के जो है अपने जो वाटर है, अपना जो पानी है, पानी वाला क्षेत्र है, इसको सुरक्षा देने का काम करेंगे। और इसको सुरक्षा देने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, इस इनिशिएटिव का नाम है मैत्री, ठीक है। तो मैत्री का फुल फॉर्म देखिए, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है, मैत्री नाम है इसका। और इस मैत्री में क्या किया जाएगा, बेसिकली अपने जल क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी और सुरक्षा करने, अपने कानूनों को लागू करने और गैर कानूनी व्यवहार को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है, ट्रेन किया जाएगा अपने लोगों को, अपने फोर्सेस को, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि जो मैत्री के बच्चे पहली कार्यशाला का आयोजन किया जाना है वो 2025 में होगा। और 2025 में उसे कौन होस्ट करेगा, 2025 में उसे इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये डिसीजन कहाँ पे लिया गया है, ये लिया है जो अभी क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ है, आपका लीडर समिट हुआ है कहाँ पे, अमेरिका में, वहाँ पे डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो क्वाड की न्यूज़ हमने कल भी पढ़ी थी, क्वाड की न्यूज़ जो है आज भी पढ़ रहे हैं। 2 चीज़ें हमने देखी हैं आज, ठीक है। एक तो आपका मैत्री इनिशिएटिव याद रखिएगा और एक आपको याद रखना है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। और इस तरीके से बच्चे कोई कंट्री अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए चिप बनाएगी, ठीक है, और इस चिप बनाने में जो हेल्प कर रही है वो आपके दूसरा देश है, अमेरिका है, ठीक है। तो ये आपकी 2 न्यूज़ हमने देखी, एक आपका एग्रीमेंट हो गया, एक आपका जो है ये हो गया, ठीक है, मैत्री इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है वाशिंगटन, हाँ ये भी आपका अमेरिका से ही रिलेटेड है बच्चे। वाशिंगटन ने भारत से तस्करी कर लाई गई प्राचीन वस्तुएं भारत को सौंपने का डिसीजन लिया है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इतना याद रखिएगा कि कितनी वस्तुएं थी, तो इसमें जो है टोटल 297 कलाकृतियाँ थी जो कि लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच की थी, ठीक है। और ये ज़्यादातर बच्चे जो आपकी कलाकृतियाँ थी ये कहाँ से थी, ये आपके जो ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है, जो ईस्टर्न इंडिया है ना, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इसका मतलब जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र है वहाँ से मिली हुई थी, ठीक है। तो इन्हें जो है आपका कभी चुरा करके, कभी नीलामी में जो है आपका भारत से इन्हें शिफ्ट किया गया था यूएसए में। तो सारी की सारी चीज़ें अभी आपकी वापस आएंगे, ठीक है। तो टोटल कितनी चीज़ें हैं, टोटल जो है आपकी 297 कलाकृतियाँ हैं, बस इतना याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एक स्टेट को लेकर के एक रैंकिंग जारी हुई है, स्टेट को लेकर के, इसका नाम है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 इसका नाम है। इसे FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, इसका नाम देखिए बच्चे, इसका नाम है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक इसका नाम है, 2024 में जो है इसकी घोषणा की गई है। और इस साल भी जो है आपका केरल
पहले नंबर पे है, ठीक है। तो सिर्फ टॉप 1 नहीं, केरला के बाद जो आपकी कंट्रीज हैं, केरला के बाद जो आपके स्टेट हैं, तमिलनाडु है और आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। टॉप 3 जो है आपको याद रखने हैं, केरला है पहले पे, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरे पे आपका जम्मू कश्मीर है। सूचकांक का नाम क्या है, इंडेक्स का नाम है फूड सेफ्टी इंडेक्स, SFSI, ठीक है। हिंदी में कहेंगे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें केरला जो है आपका पहले नंबर पे है। 2018-19 से शुरू की गई यह वार्षिक रैंकिंग भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि केरला यहाँ पे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, फिर आपका जम्मू कश्मीर। अगली न्यूज़ बच्चे आप लोग देख रहे होंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना, कपड़ों से देखेंगे और लोगो भी लगा हुआ है पीछे BCCI का, तो क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। एक नेशनल चैंपियनशिप है हमारे देश में, नेशनल लेवल पे आपकी चैंपियनशिप होती है, इसे कहा जाता है आपका दलीप ट्रॉफी। दलीप ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है, एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है। दलीप ट्रॉफी का संबंध है आपका क्रिकेट से। दलीप ट्रॉफी का जो नाम रखा गया है वो एक पूर्व क्रिकेटर के नाम रखा गया है, पूर्व क्रिकेटर के नाम पे रखा गया है। इनका नाम था दलीप सिंह जी, ठीक है। तो दलीप सिंह जी के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। इस बार 2024 का जो टूर्नामेंट है ये किसने जीता है, ये जीत लिया है इंडिया ए ने, ठीक है। भारत ए ने अनंतपुर में भारत सी को 132 रनों से हरा करके दलीप ट्रॉफी अपने नाम कर लिया, बस इतना सा है। जो भारत ए के कैप्टन थे वो कौन थे, मयंक अग्रवाल थे, ठीक है। और इसका जो नाम रखा गया है ट्रॉफी का वो दलीप सिंह जी के नाम पे रखा गया है, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर थे, इतना याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो आपको देखने से कैसा लग रहा है, ये आपके रेसलर हैं, ठीक है। WWE वाले फाइटर लग रहे हैं ना, WWE नहीं है बच्चे, इसे कहा जाता है MMM, ठीक है। तो ये जो MMM है यहाँ पे जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय मिल गए हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे, याद रखिएगा। MMM का मतलब होता है आपका मिक्स मार्शल आर्ट, ठीक है। मिक्स मार्शल आर्ट का एक चैंपियनशिप होता है और इस चैंपियनशिप को पहली बार किसी भारतीय ने जीता है। पहले अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि पहली बार किसी भारतीय ने जो है यहाँ पे आपका क्वालिफाई किया था, ठीक है। पहली बार किसी भारतीय को यहाँ पे एंट्री मिली थी और अभी आपकी कल न्यूज़ आई है कि इन्होंने ये चैंपियनशिप जीत भी लिया है। नाम क्या है व्यक्ति का, नाम है संग्राम सिंह। आप लोगों ने देखा भी होगा, इन्हें बहुत फेमस पर्सनैलिटी ऑलरेडी, ठीक है। तो संग्राम सिंह जो है भारत के पहले इंडियन मेल रेसलर बन गए हैं जिन्होंने की MMA फाइट जो है जीत ली है, ठीक है। तो इन्होंने जो है आपका MMA मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं और इसे कहा जाता है आपका गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप ये जीतने वाले ये आपके पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं, फाइटर बन गए हैं, ठीक है। और MMM का मतलब क्या होता है, मिक्स मार्शल आर्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, MMA। अगली जो दोनों न्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, इसीलिए मैंने साथ में रखी हैं। थोड़ा सा सिमिलरिटी देखिएगा इनके बीच में क्या है। आप लोगों की ही बिरादरी के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है बच्चे, उड़ीसा में एक जगह है, इस जगह को कहा जाता है आपका कलिंग नगर, ठीक है। कलिंग नगर में उड़ीसा में इंडिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस जो है आपका बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, टाटा स्टील के द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। टाटा स्टील लिमिटेड ने अपने प्लांट के दूसरे चरण के विस्तार के तहत उड़ीसा के कलिंग नगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस शुरू की है। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो बच्चे टाटा स्टील का पिछले 10 सालों का इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग उठाएंगे ना, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इन्होंने उड़ीसा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उड़ीसा में। तो सबसे बड़ा निवेश गंतव्य जो है बनकर के उभरा है पिछले 10 सालों में, जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है वो है आपका उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा का जो कलिंग नगर है यहाँ पे भारत की पहली सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस तो आपको बताने की जरूरत नहीं ना, आप मुझे उल्टा पढ़ा सकते हैं इसे, तो है ना। तो ब्लास्ट फर्नेस जो है बच्चे ये यहाँ पे बना है आपका कलिंग नगर में और टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा जो है आपका इसे बनाया गया है। अगली जो न्यूज़ है वो कर्नाटका से रिलेटेड है। कर्नाटका का पहला गैस आधारित बिजली संयंत्र 370 मेगावाट का येलहंका संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र 24 सितंबर को येलहंका में चालू होने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपका प्लांट आप लोग देख रहे हैं पावर प्लांट है, ठीक है। पावर प्लांट मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बिजली जनरेट होती है, बस ये आपका गैस पावर प्लांट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बिजली जनरेट करने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कर्नाटका का अपना पहला नेचुरल गैस से बिजली बनाने वाला प्लांट जो है आपका यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, इसने काम करना शुरू किया है। तो यहाँ पे नाम आपको पूछा जाएगा, नाम क्या है, नाम है आपका येलहंका संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र, ठीक है। इतना ही पूछा जाएगा ना, येलहंका संयुक्त बिजली संयंत्र कहाँ पे है, कर्नाटक
कर्नाटका में है। ठीक है, खासियत क्या है, नेचुरल गैस से यहाँ पे बिजली बनाई जाती है और कर्नाटका का पहला ऐसा प्लांट है जहाँ पे कि नेचुरल गैस से जो है बिजली बनाई जाती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, पहली वाले में भी आपकी छोटी सी बात है, उड़ीसा का कलिंग नगर याद रखिएगा, टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे जो है आपका पहला, दोनों में डिफरेंस क्या है चाहिए आपका, ब्लास्ट फर्नेस के बारे में है, ये आपका क्या है, आपका पावर प्लांट के बारे में है। ठीक है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ना, ब्लास्ट फर्नेस हो गया आपका, यहाँ पे आपका जो है पावर प्लांट हो गया। ठीक है, एक कर्नाटका की न्यूज़ है, एक आपकी उड़ीसा की न्यूज़ है। चलिए, खबरें आज की आपकी समाप्त हो गई हैं और ये मैं देख रही हूँ, बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग क्लास को सीरियस नहीं लेते हैं, मतलब इन द सेंस कि पढ़ तो रहे होंगे, ठीक है, अपने स्तर पे या फिर अगर कहीं से भी पढ़ रहे हैं बच्चे, बस एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि करंट अफेयर आपको रेगुलरली पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर हम अलग से पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं आप लोगों को, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो करंट अफेयर कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये बस क्या है कि आपका जो स्टैटिक का सब्जेक्ट है उसका अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, अभी रोजमर्रा के जीवन में इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, ठीक है, अभी उसमें क्या नई अपडेट आई है, ठीक है, हमारे देश में नई कौन सी स्कीम आई है, वो इकोनॉमी का पार्ट हो गया। तो हर जो भी आपका स्टैटिक का सब्जेक्ट है उसका अपडेट वर्जन आपका करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि अलग से आपका कोई सब्जेक्ट है, और बिल्कुल भी इसे इग्नोर करने की बिल्कुल भी मतलब गलती मत कीजिएगा। ठीक है, गलती मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जब आप जीके जीएस पढ़ने जाते हैं वहाँ पे स्टैटिक के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपका जो स्टैटिक का कोर सब्जेक्ट है वहीं से आपका प्रश्न आए। ठीक है, या फिर आप जो पढ़ रहे हैं, जो किताबों में लिखा हुआ वहीं से प्रश्न आए। ठीक है, अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इतने सारे पेपरों को एनालिसिस कर लिया आरआरबी के, आपके जो स्टैटिक के प्रश्न बन रहे हैं ना बच्चे, वो कुछ ना कुछ उस साल में हुआ है, 2019 में जो भी करंट में चीज़ें रही हैं उसी से रिलेटेड जो आपका स्टैटिक का प्रश्न बना है। ठीक है, तो करंट को बिल्कुल भी इग्नोर करने की गलती मत कीजिएगा बस। ठीक है, आप लोग 2 मिनट, ये 20 मिनट की वीडियो होती है आपकी, 20 मिनट की वीडियो को 10 मिनट में निपटा लीजिए। ठीक है, लेकिन छोड़िएगा मत। ठीक है, जो भी स्टैटिक में आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से अगर नोट करने वाले बच्चे हैं तो नोट करिए उसे। ठीक है, नहीं नोट करते तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास में ऐसी हैं, आपको दी गई हैं, आपको मैगजीन दी जाती हैं, आपको डेली बेसिस के PDF दी जाती हैं, ताकि आपको नोट बनाने की ज़रूरत ना पड़े। जो बच्चा नीडी है, जिसकी जॉब लगी, जो कहीं जॉब करता है, जिसके पास में टाइम नहीं है, ठीक है, तो अपने समय के अकॉर्डिंग बच्चे आपको यूटिलाइज करना है टाइम, लेकिन करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप खुद भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास में जो है पेपर है, आप एक पेपर भी उठा करके देखिए और उसका एनालिसिस करिएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा बच्चे यहाँ से आपका स्कोर हो सकता है स्टैटिक में भी, तो वो आपको फ़ायदा अगर उठाने को मिल रहा है तो उठाइए इस चीज़ का फ़ायदा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।